फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 6 लेवरेज का। ठीक है, लेवरेज कम एफर्ट से ज़्यादा काम निकालना। कम एफर्ट से ज़्यादा काम निकालना। एक बिजनेस जो होता है वो दो चीज़ों से चलता है, एक डेट, दूसरा इक्विटी। ठीक है, इस रिस्क को ना मेज़र कर सकते हैं कि कितना डेट लेंगे कितना इक्विटी लेंगे, इसके मिक्स को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। अगर तुमने कॉस्टिंग पढ़ी है तो तुम्हें इसका 50% या 40% या 60% समझ आ जाएगा। अगर कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट आ जाएगा। सेल्स, उसमें से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करा फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा EBIT। यहाँ तक आपको पता है। EBIT को हम प्रॉफिट बोलते थे कॉस्टिंग में। अच्छा, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि और भी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। हाँ, और भी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है। EBIT आ गया। ठीक है, अब उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आई हट जाएगा, EBT आ गया। उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो B भी हट जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं इसे। ये देखो यहाँ तक, फिर इसके बाद हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर आ जाएगा EPS। अभी मैंने जल्दी जल्दी भी बताया है, इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, ये कैसे याद होगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना याद हो जाएगा। इट्स लाइक कॉस्ट शीट हो गई, अगर तुमने कॉस्टिंग पढ़ी है तो उसी की तरह ही है, जितना करोगे उतना आएगा। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट जो है वो टैक्स बचाता है, तो इसलिए हम पहले इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं ना। देखो, इसमें हमने इंटरेस्ट को पहले माइनस कर दिया फिर टैक्स दिया, तो टैक्स बच गया एक तरीके से, क्योंकि हमने मैं 1 मिनट एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अगर ये 100 रुपये हैं, इसमें हम पहले से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं 10 रुपये का, तो 90 रुपये। अब इस पर टैक्स दे रहे हैं, मान लो 10% का टैक्स, तो 9 रुपीज़ का टैक्स आ गया, क्योंकि हमने पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो इतना है। मान लो हम इंटरेस्ट बाद में माइनस करते हैं, पहले हमने टैक्स दे दिया 10% का, तो 10 रुपये का टैक्स लगेगा। यहाँ पर कितने का टैक्स लग रहा था? 9 रुपये का टैक्स। टैक्स की बचत हुई ना। अब यहाँ पर आएगा 90, फिर उसमें से इंटरेस्ट देंगे हम 9 का, तो ये अपना आ जाएगा। बट मेनली क्या है, टैक्स हमारा बच जाएगा। और इंटरेस्ट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये इंटरेस्ट इसका 9%, इसका 10% नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट का 10% होगा, तो इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, बट मेनली मैं इन शॉर्ट यही बताना चाहता था कि टैक्स जो 9 रुपये का था यहाँ पर, वो यहाँ पर 10 रुपीज़ का आ रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया इंटरेस्ट बचाता है हमारा टैक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया डेट इंटरेस्ट का। ये खर्चा जो है गरीबी की वजह से होता है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम्हें डेट नहीं लेना पड़ेगा, डेट नहीं लोगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ये एक बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है। फॉर FM पर्पस इसे हम बोलेंगे कि एक सरोगेट एक्सपेंसेस है। ये एक ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है जो जायज़ है, तो इसीलिए हम इसे नहीं बोलेंगे कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ये। हालांकि हम इसे इसमें इंक्लूड करेंगे, बट ये समझने वाली बात है। फाइनेंस की वर्ल्ड जो है वो अकाउंटिंग से काफ़ी डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट यहाँ पर शायद काम ना करे, और कर भी सकती है, बट मेनली ये एक अपना अलग सब्जेक्ट है, इसे अलग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना है। तो ये हो गई इनकम स्टेटमेंट। ये तो तुम जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है 1 - T, तुम्हें कैलकुलेशन करते वक्त बहुत दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी अमाउंट को हमें आफ्टर टैक्स निकालना हो ना, तो हम 1 - T कर देते हैं, और उसी अमाउंट को हमें बिफोर टैक्स निकालना हो तो उस अमाउंट को लिखेंगे आफ्टर टैक्स वाले को, और उससे डिवाइड कर देंगे 1 - T से, तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट, मोर एक्सपेंसिव। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। जिस तरीके से मैंने इंटरेस्ट बताया, क्योंकि हम इंटरेस्ट पहले माइनस कर देते हैं तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है, उसी तरह हम प्रेफरेंस डिविडेंड बाद में माइनस करते हैं तो टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ता है। सो ये वही है। अच्छा, इम्पैक्ट अगर हमें निकालना हो प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो ये फॉर्मूला है 1 - T, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उसको अमाउंट को नीचे रख देंगे। लेवरेज। लेवरेज को तुम बोल सकते हो एक तरीके से रिस्क मेजर करता है। ये 3 तरीके से हो सकता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवल पे। ऑपरेटिंग मैंने अभी आपको बता देता हूँ, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, फिर इसका ये फॉर्मूला है DOL करके बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ लेवरेज। DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT।
जितना DOL बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना DOL कम होगा उतना कम रिस्क होगा। इसका दूसरा फार्मूला भी है परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये डेल्टा होता है, इसे चेंज बोलते हैं। और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को आप सेल्स से भी कर सकते हो चेंज में, क्योंकि ये चेंज की बात हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही है, याद रखना। परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी कर सकते हो। फिर फाइनेंस की बात करते हैं तो DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - T डिवाइडेड बाय। इस फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है, ये बहुत कम पूछा जाता है। मेनली आपसे ये कटवा देंगे, आपसे यही इंटरेस्ट और EBIT देंगे आपको। तो इंटरेस्ट और EBIT को अगर मैं छुपा दूँ तो क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है, हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था। EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है EBT। तो हम अगर इसे छुपा देते हैं तो EBT आएगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस पे तुम्हें यही फार्मूला मिलेगा, बहुत रेयरली होगा ये होगा। एक ही बार ही आया था और वो क्वेश्चन गलत हो गया था, जब ICI ने डाला था तो वो क्वेश्चन ही गलत डाल दिया था। बाकी एक फार्मूला आता नहीं है, मगर फिर भी याद रखना है इसे, ठीक है। और फिर इसका अगेन ऐसा परसेंटेज चेंज वाला भी फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसमें केयरफुल रहना है, ये EPS है। दूसरा कंबाइंड DOL करके DFL से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली आ जाएगा, बट ये एक रिस्की चीज़ है, ये मत करना आप लोग, मैं बताऊंगा क्यों। आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस, अगेन इसमें भी ये आप छुपा दोगे, क्योंकि मोस्ट केसेस में तुम्हें ये मिलेगा ही प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT बन जाएगा। दूसरा फार्मूला अगर चेंज वाली की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, और परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंट्रीब्यूशन अगर यूज़ कर रहे हो परसेंटेज चेंज में तो सेल्स भी यूज़ कर सकते हो। याद रखना ये EPS है, और यहाँ पर भी ये EPS है, यहाँ पर ये EBIT है, बस बाकी यही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला था कि ये वाला फार्मूला यूज़ मत करना। कब यूज़ नहीं करना है, अगर कोई भी अमाउंट पॉइंट में आ रहा है, अप्रॉक्स में आ रहा है आपका सॉल्यूशन, DOL मान लो या DFL, तो DCL भी ना हमेशा अप्रॉक्स में आएगा, और अप्रॉक्स करते करते बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा, इसलिए ये मत यूज़ करना। अगर मान लो आपका DOL आ रहा है 2 और DFL आ रहा है 3 तो कर सकते हो, मगर अगर ये आ रहा है 2.1 और ये आ रहा है 1 तो नहीं 3, तो इसमें आपका अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा, और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा अगर 2.01 इंटू 5.777 ऐसा आ रहा है। तो ये सब यूज़ मत करना, ये वाला फार्मूला यूज़ मत करना, ये तभी करना जब बिल्कुल एब्सोल्यूट में आप कह रहे हैं 2 इंटू 3, अदरवाइज़ आपको ये फार्मूले यूज़ करना है। ये फार्मूले हो गए, मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मेरे को जल्दी ये पढ़ाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक मिस्टर ऑब्वियस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मतलब होता है प्लस, ये आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा होगा। उसके अलावा DFL का आपको फार्मूला पता है, EBIT अपॉन में EAS नहीं होता है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - T। ये मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। परसेंटेज चेंज हो गया, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100, हमेशा ओल्ड नीचे रहेगा, न्यू माइनस ओल्ड ऊपर रहेगा इंटू 100, ये हमेशा याद रखना। उसके अलावा और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर या फिर कॉमन स्टॉक, ये दोनों अगर आपको टर्म देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। उसके अलावा 100 बेसिस पॉइंट अगर आपको देखने को मिलता है या फिर BPS देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं 1%। उसके अलावा रेशियो, वैसे तो ये इस चैप्टर का नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, एसेट टर्नओवर रेशियो को हम बोलते हैं सेल्स अपॉन टोटल एसेट। और ये एक ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होगी, तो क्वेश्चन में आपको एक ऐसा होगा कि आप लाइबिलिटी साइड पूरी निकाल लोगे, तो ये प्रीटी ऑब्वियस होगा कि आप एसेट की साइड को सेम लिख दोगे और बैलेंसिंग फिगर से एसेट की जो मिसिंग फिगर है उसको निकाल लोगे। ये बहुत बारी आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप भूल जाओगे ये चीज़, तो ये क्वेश्चंस में आएगा, ये कर लेना। PV रेशियो आपको पता होगा, ये कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, PV इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। उसके अलावा जितना बड़ा होगा एसेट टर्नओवर रेशियो उतना बेटर है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने सेल्स करी एक अमाउंट से इतने एसेट्स को लेकर, और अगर आप ज़्यादा सेल कर रहे हो उसी एसेट को लेकर तो अच्छी बात है ना, सेम एसेट में आपने ज़्यादा सेल कर दी, तो इसलिए जितना बड़ा एसेट टर्नओवर रेशियो उतनी अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल हैं एसेट टर्नओवर रेशियो के, जैसे कि हाई एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया एजुकेशनल सर्विस में, जहाँ पर एसेट बहुत ज़्यादा होते हैं, CA सर्विस हो गया, IT सर्विसेज हो गया। जहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो लो मिलेगा आपको वो हो गया कार डीलरशिप, शिपिंग बिजनेस, फर्नीचर। फिर ये 2 रेशियो और हैं, 2-3 रेशियो और हैं, ये आप वैसे रेशियो का एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। अर्निंग यील्ड रेशियो, EPS अपॉन EPS,
कैपिटल टर्नओवर रेशियो, शेयर्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, CA अपॉन करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ROI, RONW, ROE, ये सब होता क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ROE, RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, और शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। ROI हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, ये डेट हो गया, डिवेंचर और बॉन्ड। ये सारी 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है उसके अलावा। अच्छा अगला कॉन्सेप्ट, इसके बाद इतना कॉन्सेप्ट अभी और बचता है और ये बचता है, इसको मैं सेकंड पार्ट में बताता हूँ।